चलिए यहाँ पर भी और शानदार शानदार शेयर लेकर के आते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की बात होती है, उनके अंदर क्या रिसर्च उन्होंने निकाली उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन मोहर आखिरी में लगाएंगे हमारे ये जो दो विशेष मेहमान बैठे हुए हैं वो। और हर्ष जो है ये तमाम बखूबी काम कर रहे हैं। हर्ष के पास सीधे चलते हैं। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? जी, गेल सरकारी कंपनी की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, 215 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इनका कहना है कि जो ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर जो वॉल्यूम है उसमें साल दर साल के हिसाब से 8% की कटौती देखने को मिली है, लेकिन इसके सामने अगर आप एबिट की बात करें तो वो 8% बढ़ता हुआ दिखा है। यहाँ पे कंपनी का जो ट्रांसमिशन का बिजनेस है वो काफ़ी बेहतर रहा है और उसके योगदान की वजह से ही जो एबिटा है वो क्वार्टर वन में एक अच्छी स्थिति में आता हुआ दिखा है यहाँ पे। लेकिन गैस मार्केटिंग की बात करें वहाँ पर जो है स्थिति जो है करीब 1100 करोड़ के आसपास का है, जो कि अनुमान के मुताबिक है। पेट्रोकेमिकल बिजनेस में साफ तौर पे दबाव देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करीब 23% की गिरावट है और अनुमान से भी काफ़ी नीचे की तरफ है। यहाँ पे अन्य आय जो अदर इनकम है वो भी काफ़ी कम है और ब्याज लागत जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं, लेकिन ये इनका जो मान है ट्रांसमिशन बिजनेस के दम पे इन्होंने ये लेवल्स जो 215 दिए, उनको लगता है भविष्य में आ सकते हैं। जी चलिए, तो गेल जैसा कि हमने कहा था काफ़ी लोगों की निगाहें हैं यहाँ पे फंडामेंटली, यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं। प्रदीप जी आपकी टिप्पणी क्या होगी? गेल्स के आपसे शुरू करना चाहेंगे। 180 के आसपास चल रहा है अभी। देखिए अभी 180 के आसपास चल रहा है और मुझे लगता है कि सर एक बार वेट करना चाहिए। फिलहाल तो फंडामेंटली पॉजिटिव हूँ। अब देखेंगे 11,000 करोड़ के ऊपर तो पैट पोस्ट किया है, 1,18,000 के आसपास इनका जो है मार्केट कैप भी है, तो लिक्विडिटी को लेके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इंडस्ट्री पी से भी थोड़ा स्टॉक जो है नीचे ही चल रहा है, सो फंडामेंटली वैल्यू है। बट इसमें ऐसे इन्वेस्टर्स को आना चाहिए जो इन्वेस्टर्स के पास पेशेंस बहुत ज़्यादा है और जो वेट करके जा सकते हैं। आप देखेंगे रिसेंटली का जो टॉप था ऑलमोस्ट 250 के अराउंड, वहाँ से स्टॉक नीचे आया था ऑलमोस्ट 148 150 के आसपास। उसके बाद से जाके रिसेंट जो टॉप है ऑलमोस्ट 200 के आसपास, अभी 180 चल रहा है। अब देखिए आज का भी निफ्टी का हाल, बैंक निफ्टी का हाल, ज़्यादा कुछ पॉजिटिव मोमेंटम नहीं है, मार्केट सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। अब मार्केट सेंटीमेंट अच्छा नहीं है तो 180 पे अभी है। हो सकता है कि स्टॉक मैं और एक पैनिक के लिए वेट करूंगा, कभी भी अगर 165 160 के आसपास आता है तब जाके मैं बाई करूंगा। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बाई करना चाहिए जिनके पास पेशेंस बहुत ज्यादा है। शॉर्ट टाइम में सर यहाँ पे ज्यादा कुछ मोमेंटम मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इसमें अगर आप 160 165 के आसपास बाई करते हो तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 140 के अराउंड, और उसके इसमें पहला टारगेट 200 और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 240 के अराउंड हो सकता है। लेकिन करंट जोन से बाई करने का सलाह नहीं रहेगा, करंट जोन से अवॉइड ही करना है क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट खराब है। मुझे लगता है कि और नीचे आने का पॉसिबिलिटीज इसमें है। चलिए ठीक, ये तो बात हो गई गेल को लेकर के। अब अगली कंपनी के लिए जानते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे थे, बीईएल की। यहाँ पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह दी और 490 रुपये के लक्ष्य दिए, एक नए हाई बनाते हुए अगर इनके लेवल्स के हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्वार्टर्स के नंबर्स की बात करी है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो मार्जिन हैं वो उम्मीद के मुताबिक है, यहाँ पे जो गाइडेंस कंपनी की तरफ से दी गई थी वो भी उम्मीद के मुताबिक है। अब इन्होंने कहा कि जो पुराने बैकलॉग थे उनमें जो धीमापन था वो खत्म होता हुआ दिखा है यहाँ पर, जो एक अच्छी स्थिति दिखाता है। इसके अलावा ईयर टू डेट देखें तो 29% का यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है यहाँ पे अगर ऑर्डर के हिसाब से देखें, और 12 महीने के अंदर करीब करीब 700 करोड़ डॉलर का जो ऑर्डर बुक है वो बढ़ती हुई यहाँ पे दिख सकती है, बड़े ऑर्डर्स आते हुए दिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मेक इन इंडिया की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर, और FY26 में जो इन्फ्लो है वो 44% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। ठीक, BL आज गूगल ट्रेंड में शामिल, हर जगह जो है BL शामिल है। तो प्रियांक जी क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉल की बात करूं तो मैं इसमें और 5 से 10 रुपए टारगेट बढ़ाना चाहूंगा, मतलब 495 और 500 कर सकता हूं। तो जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले शॉर्ट टर्म के लिए बात की थी कि आपको 380 को बहुत ध्यान से देखना है। अगर प्राइस इसके नीचे जाता है थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है या 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो बात थी शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म में मेरा रुझान बिल्कुल वैसा ही है कि आप 3-4 दिन देखें, 380 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर प्राइस बुलिशनेस पकड़ता है, क्योंकि ये जो टारगेट अभी फिलहाल जो ब्रोकर जेपी मॉर्गन ने दिया है तो ऑब्वियसली ये टारगेट कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते का नहीं है, 6 महीने साल भर का टारगेट है, 3-6 महीने का टारगेट है। और उसमें बेफिक्र होकर मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर को सोचना चाहिए कि टारगेट जेपी मॉर्गन ने जो दिया है वो सही है। और मेरा भी ऐसा ही मानना है कि मेरे को भी ऐसा लगता है कि बेल आने वाले दिनों में अगर स्प्लिट नहीं होता है प्राइस तो हमें जो है 490, 495, 500 आसानी से देखने को मिल सकता है। चलिए, तो बिल्कुल आप लंबे अवधि के लिए जो लोग हैं वो बने रहिए, अच्छे अच्छे टारगेट 500 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये जब मैंने पहले पूछा तब आपने नहीं बताया,
अब आप बता रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। ऐसा तब सर शॉर्ट टर्म टारगेट की हम बात कर हाँ रहे थे नहीं ना, नहीं बात, अरे मजाक की बात कर इंट्राडे रहे के हैं, हिसाब से। वो जी सर। मजाक की बात है सर। चलिए जब जरा जो है हर्ष के पास दोबारा चलते हैं और तीसरी कंपनी समझने की कोशिश करते हैं। हर्ष आज की तीसरी कंपनी बताइए। जी तीसरी कंपनी जो है वो भी काफ़ी दिलचस्प है, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के ऊपर रिपोर्ट भी बड़ी दिलचस्प है। स्टॉक में है गिरावट, लेकिन जो यहाँ पर ब्रोकरेज की रिपोर्ट है वो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ स्टॉक की तरफ इशारा कर रही है। यहाँ पे एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है 3,898 करीब 3,858 का यहाँ पे इन्होंने लक्ष्य दिया, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने नतीजों की बात की। उन्होंने कहा कि लागत बढ़ने से यहाँ पे जो मुनाफा है वो साफ तौर पे प्रभावित हुआ है। यहाँ पे प्रोविजनिंग चाहे आप साल दर साल के हिसाब से देख लीजिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लीजिए, साफ तौर पे दबाव देखने को मिला है, यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी है। नेट प्रॉफिट में 35% का डिप है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद इनका कहना है कि जो स्कॉर्पियन सबमरीन है वो जो चीज़ है वो संभावित ऑर्डर जो है वो आने वाले दिनों में डबल होते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर जो P751 है और P17B जो है, ऐसे प्रोजेक्ट जो है इसकी पाइपलाइन को और ज़्यादा मजबूत बनाते हुए दिखेंगे। हालांकि इन्होंने अर्निंग पर शेयर जो है वित्त वर्ष 2026 के लिए 8.3% की कटौती की है, लेकिन इनका मानना है ऑर्डर पाइपलाइन जो है वो काफ़ी मजबूत दिख रही है और सबमरीन बिल्डिंग में अनमैच्ड कोई इनके सामने नहीं टिक सकता उस पोजीशन में ये कंपनी, और इसीलिए इनको लगता है कि ये ऑल टाइम हाई भी बनाएगा। वाह, ऑल टाइम हाई भी बनाएगा। 3858 के लक्ष्य यहाँ पर निकल के आ रहे हैं मझगांव शिप बिल्डर पे। प्रदीप सर क्या सहमत हैं इस रिपोर्ट से आप? हालांकि ये देखिए रिपोर्ट मुझे लगता है दो तीन चीज मैं क्लियर करके देता हूँ। जो डिफेंस का जो बूम है ना, ये कोई स्कैम नहीं है। एक्चुअल में डिफेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ सोचा है। अब क्या होता है ना, जब चारों तरफ एक माहौल बन जाता है उस टाइम पे लोगों के नजर में आता है। अभी लोग दे डोंट वांट टू बाय डिफेंस स्टॉक्स बिकॉज इतना नीचे आ गया है। मुझे लगता है सर अभी भी मौका है, बहुत अच्छा मौका है। और मझगांव को लेके मैं 3,600 पे बताया था, मैं 2,900 से स्टार्ट करूंगा बाइंग। तो 2,900 के आसपास एक बार मैंने, हमारे जो क्लाइंट है, डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने ऑलरेडी एक बार बाय कराया। अब वो ना परफेक्टली आप 200-300 पॉइंट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कितना नीचे आएगा, क्योंकि वी आर नॉट गॉड, वी आर एनालिस्ट। सिर्फ टेक्निकल के आधार पे हम बात करते हैं। और जिस तरीके से एक बार 3751 के आसपास टॉप बना के अभी वैसे लगभग 1,000 पॉइंट अभी नीचे है, मुझे लगता है कि अच्छा वैल्यूएशंस भी है। और आप थोड़ा और 4-5 दिन वेट करके जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 4-5 दिन वेट करके जाते हो तो क्या पता और 150-200 पॉइंट आपको नीचे मिल जाए। तो डेफिनेटली आपको बाय ऑन डीप करके जाना है। यहाँ से भी आपको 4-5 दिन एक बार वेट करना है। और सेकंड थिंग सर, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बताओ सर, आज का तो रिपोर्ट आपका अच्छा है 3853 के आसपास, लेकिन आज से 2-3 दिन पहले का एक रिपोर्ट था और पे हर्ष जी बता रहे थे कि किसी ब्रोकिंग फर्म ने रिपोर्ट जनरेट किया है 1,900 का टारगेट या तो 2,000 के टारगेट के आसपास। तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो इसीलिए मैं किसी को नहीं सुनता हूँ। मैं फंडामेंटल देखता हूँ, टेक्निकल देखता हूँ। मुझे लगता है कि अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म के व्यू से है तो फिर आप बने रहो एंड एवरेज करने के लिए सोचो। अगर आपके पास नहीं है तो फिर तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपने हायर प्राइस को नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात सर ये है कि इन्होंने बोनस को फॉलो किया है ना, उन्होंने 3700-3600 पे नहीं लिया, उन्होंने 2800-2700 पे जाके एंट्री लिया। तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार सर स्टॉक है। स्टॉक में सर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे 1 लाख से तो ज्यादा मार्केट कैप है, 2,000 के ऊपर पैट पोस्ट किया है, 49 का पीई है। सो मुझे लगता है कि फंडामेंटली इसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है। और लास्ट 6 महीने से बहुत चला भी था, अभी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो लोगों को बाय ऑन डीप के लिए सोचना चाहिए। बाय ऑन डिप के लिए सोचना चाहिए। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में बताया यहाँ पर। लास्ट काउंटर हर्ष जी, इंडसइंड बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं। और यहाँ पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, अंडरवेट की सलाह दी और 550 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इन्होंने कहा है प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो लगभग आप 3 साल में आप देखिए उसकी स्थिति जो है कमजोरी बनी रह सकती है। यहाँ पर मुनाफे की बात की है, कंपनी का जो मुनाफा बेहतर होता दिख सकता है वो FY26 के Q4 की बात करें, एक लंबा रास्ता जो है वो तय करता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। और इसके अलावा इनका साफ तौर पे कहना है कि जो NII नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 14% घटी है और स्थिति जो आने वाले क्वार्टर में थोड़ा सा और वहाँ पर दबाव दिखाएगा। एसेट क्वालिटी कमज़ोर है, स्लिपेज ज़्यादा है, क्रेडिट लागत बड़ी है और इनको लगता है कि अभी भी स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर कुछ आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगी। और रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो 1% के नीचे बने रहने की संभावना है। हाँ, काफ़ी नीचे के टारगेट दिए गए हैं 550 के। सर रिजल्ट के बाद हालांकि आधे % की तेजी है। प्रियांक जी क्या कमेंट रहेगा आपका इंडसइंड? सर देखिए, जाहिर सी बात है कि जैसा प्रदीप सर भी बता रहे हैं कि रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं वो अपना रिसर्च करते हैं और अपने हिसाब से उसका एक प्रेडिक्शन या बायस बनाकर आपको प्रोवाइड करते हैं।
सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा असहमत हूँ जेपी मॉर्गन जी की जो टिप्पणी है उनसे थोड़ा सा। मेरे हिसाब से 550 बहुत ज्यादा नीचे का टारगेट हो जाएगा। उसके लिए तो आप समझिए कि इंडसइंड बैंक को खुद से कोशिश करके मुझे लगता है लगातार बार बार रिजल्ट खराब करने पड़ेंगे, तभी ये पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। मैंने अभी मॉर्निंग में भी इंडसइंड बैंक के बारे में बताया था कि हमने यहाँ पर 790 और 810 इस रेंज का ध्यान रखना है, और या तो 790 तक आने देना है प्राइस को, या 810 के ऊपर ही बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है। ये बात मैंने अभी मॉर्निंग में ही आपको शेयर की थी। अभी फिलहाल मेरा व्यू वही रहेगा सर। मैं ड्रॉप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ठीक है, रिजल्ट भले ही अच्छे आए हैं, लेकिन जो इंटरनेशनली ये जो माहौल बना हुआ है इंडसइंड बैंक को लेकर, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको सेलिंग देखने को मिल जाए। 750, 760, 740 तक भी आएगा, चलेगा, बट इतना मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ कि ये 700 या उसके नीचे भी जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये जरूर कहूंगा कि अभी फिलहाल जो इंडसइंड बैंक के इन्वेस्टर्स हैं या जो होल्डर्स हैं, उनको वक्त जरूर लग सकता है, पेशेंस जरूर रखना पड़ सकता है। हो सकता है प्राइस साइडवेज प्राइस एक्शन में रहे आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, और 700, 750, 800 के बीच की रेंज में ही घूमता रहे, ये मैं जरूर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन 550 का टारगेट मुझे अभी कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है। 700 से नीचे में से जाते हुए अभी नहीं देख रहा हूँ। ठीक सर, और पूरा मतलब अधिकार है आपको मतलब असहमत होने का, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। जेपी मॉर्गन जी की अपनी राय, आपकी अपनी राय, और हमारे जो दर्शक हैं वो अपने जो घरेलू जो एक्सपर्ट हैं उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।